स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये PIB का अगस्त का 3rd वीक का सेशन है और जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसके अंदर में हमारा अगस्त 4th वीक होगा। अगस्त का PIB का एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, यहाँ पर जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले ये बहुत शानदार जो अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, उस चीज़ को मैं आपके पास में बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन 2024 के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपके पास अब ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। ये सही टाइम है अब इस कोर्स को ज्वाइन करने का। आपके लिए 14 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। ये इवनिंग में इसकी क्लासेस हुआ करेंगी, यानी कि शाम को 6 बजे इसकी क्लास हुआ करेगी। 14 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और इसके अंदर में आपको मिलेगा क्या क्या, जैसा कि आपको मैं कई बार बता चुका हूं, आप जानते ही हैं, सारी चीजें समझते ही हैं कि आप खुद देखिए, इसके अंदर में आपको जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए आपको इस कोर्स के अंदर में मिलेंगी, पहली बात तो। दूसरी चीज आपको यहाँ पर CSAT, प्रीलिम्स के अंदर में CSAT का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसकी क्लासेस मिलेंगी। तीसरी चीज आपको यहाँ पर ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर में क्रैश कोर्स, यानी कि प्रीलिम्स जब आएगा तो आपके प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स भी आपको इसके अंदर मिलेगा। आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसके अंदर में करंट अफेयर की डेली वीडियो प्लस में PDF ये भी मिलेगा। प्लस में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको मेंस आंसर राइटिंग में मेंटोरशिप मिलेगी। मेंस आंसर राइटिंग में डेडिकेटेड आप ग्रुप में रहेंगे, वहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी, इवन मेंटोरशिप भी मिलेगी। आपके प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 40 से ज्यादा टेस्ट होंगे। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर। आप देखिए सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं। आपको अगर अभी इसके अंदर में एनरोल करना है तो आप 18,999 रुपए में इसके अंदर में एनरोल कर सकते हैं, PRT लाइव कोड यूज करके। चलें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए जो इस सेशन हम ले रहे हैं, तो आप इसको प्रशांत तिवारी PDF नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें आपको वहां पर ये मिल जाएंगी। तो सबसे पहला आर्टिकल देखिए, यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव। आप सभी जानते हैं कि पूरे के पूरे अगस्त के महीने में आजादी के अमृत महोत्सव का क्या रहा, बोलबाला रहा। तो यमुना नदी के किनारे पर भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। और इसको मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में करूंगा क्योंकि इस आर्टिकल में अर्थ गंगा ये क्या है, कनेक्टेड है, इसलिए ये आर्टिकल आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आजादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव जो है, आप सभी जानते हैं कि हमारे आजादी के जो 75 साल हुए हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जा रहा है। अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। तो इसी में जो यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने वहां पर एक इवेंट को क्या किया, प्रिजाइड किया, जो यमुना नदी के किनारे पर था, यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, क्लीन। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके द्वारा क्या किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये किसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर में आता है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ याद रखिए क्योंकि आपको कंफ्यूज करेंगे कि दिल्ली सरकार के द्वारा इनिशिएटिव में क्या किया गया, यहां पर सेलिब्रेट किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, इस मिनिस्ट्री के इस डिपार्टमेंट के अंडर में इसको क्या किया गया है, सेलिब्रेट किया गया। दूसरी चीज दोस्तों, आप यहां पर एक और चीज समझिए, जो मैं आपको बार बार ये अर्थ गंगा का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अर्थ मतलब क्या, इकोनॉमी, और गंगा। तो 2019 के अंदर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया, ये अर्थ गंगा कॉन्सेप्ट को क्या किया, लॉन्च किया, जिसके अंदर में मेन ऑब्जेक्टिव ये था, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, देखिए आप जब गंगा नदी के बारे में बात करते हो तो आप सभी के सभी स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में ज्यादा फोकस्ड रहते हो। आप इसका जो ज्यादा ध्यान रहता है वो कहता है किस पे रहता है, स्पिरिचुअल वैल्यू
कितनी है किसकी, गंगा नदी की। लेकिन आप सभी के सभी काफी ज्यादा मिस कर जाते हो या भूल जाते हो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को, कि गंगा नदी अगर आप देखें, चाहे उत्तर प्रदेश देखें, उत्तराखंड देखें, बिहार देखें, झारखंड देखें, वेस्ट बंगाल देखें, वहां पर कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गंगा नदी क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, इनडायरेक्टली भी कितने ज्यादा हमारे एग्रीकल्चर फील्ड को देखिए, और कितनी सारी क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, जो क्या है इनडायरेक्टली भी डिपेंड करती हैं गंगा नदी के ऊपर में। तो मेन प्रोजेक्ट देखिए, एम क्या है कि गंगा नदी को क्या करना है, क्लीन करना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्लीन करते करते हमें यह भी इंश्योर करना है कि गंगा नदी से जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहे हैं वो क्या रहे, सस्टेनेबल वे में हमें भी क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो ये अर्थ गंगा का कॉन्सेप्ट है, प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है अर्थ गंगा? अर्थ गंगा क्या है, ये किसके द्वारा 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, जहां पर ये कह रहे थे कि हमें रिवर का सस्टेनेबल तरीके से हमें क्या करना, उसे रिजुवनेट करना है, यानी कि उसको रिवाइव तो करना ही है, यानी कि हमें उसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, लेकिन साथ में यह भी इंश्योर करना है हमें कि क्या नाम है, उसके अंदर में जो नदी के कारण में जो इकोनॉमिक बेनिफिट हैं वो भी हमें मिले। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज याद रखिएगा अर्थ गंगा 2019, ये प्लीज याद रखिएगा अर्थ गंगा किससे रिलेटेड है। ठीक है, अर्थ गंगा का कॉन्सेप्ट क्या है कि लिंकिंग पीपल एंड गंगा थ्रू द ब्रिज ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलें, जैसे जीरो बजट फार्मिंग होनी चाहिए, गंगा नदी के इर्द गिर्द में कैसे, वहां पर कौन कौन से इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, आसपास में अगर कोई इंडस्ट्रीज हैं तो उनका पानी डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं जाना चाहिए, जो गंगा नदी है वहां के 10 किलोमीटर एरिया के आसपास में क्या होना चाहिए, जीरो बजट फार्मिंग होनी। जीरो बजट फार्मिंग का मतलब क्या, केमिकल का यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि समझिए इस चीज को कि आप खेती कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि जो गंगा नदी का जो बेसिन है वो बहुत फर्टाइल बेसिन है, वहां पर आप खेती भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी इंश्योर करें कि खेती के कारण में ऐसा ना हो कि कोई केमिकल या फर्टिलाइजर क्या हो जाए, गंगा नदी में बहकर चला जाए। इस चीज को भी हमें क्या करना है, करना पड़ेगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की बात की जा रही है, जहां पर वाटर को कैसे गवर्नेंस किया जाए, वाटर को कैसे डिसेंट्रलाइज्ड वे में कैसे कंजर्व किया जाए, लोकल एरिया में कैसे कंजर्व किया जाए, ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। दरअसल इस चीज को समझने की कोशिश करिए। कोविड हुआ, अब कोविड के कारण में क्या हुआ, आप सभी को जानते हैं कि लॉकडाउन लगा। अब लॉकडाउन के कारण में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो ना के बराबर हो गई। तो जैसे ही लॉकडाउन अपलिफ्ट किया गया, हटाया गया, तो ये सोचा गया कि एमएसएमई सेक्टर, पहले टारगेट क्या है, एमएसएमई सेक्टर। और एक और चीज समझिएगा, उसी बीच में क्या होता है, हमारा चाइना में वो गलवान वैली वाला इंसिडेंस भी होता है। ये सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक कॉन्सेप्ट आता है, क्या, आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। हमें धीरे धीरे क्या करना है, अपना इंपोर्ट बाहर से कम करना है, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। तो इसके अंदर में हमें यह भी इंश्योर करना पड़ेगा हमारे यहां पर जो हमारी जो इकोनॉमी के अंदर में जो कंपनीज हैं वो सस्टेन भी करें, ग्रो भी करें, और जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आया लॉकडाउन के कारण में कैसे वो बाहर निकल सके। इस कारण से एक स्कीम को लॉन्च किया गया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसके अंदर में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पैसा प्रोवाइड कराना, क्या, पैसा प्रोवाइड कराना। तो कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया जिसके अंदर में कहा गया कि इमरजेंसी लेवल पर उन्हें क्या दिया जाएगा, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी गारंटी। अब क्रेडिट कौन प्रोवाइड करा रहा है, बैंक ही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उन बैंक को गारंटी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में ट्रस्टी नाम की एक कंपनी, मतलब क्या नाम है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी नाम की कंपनी, वो क्या कर रही है, उनके अंदर में यहां पर क्या कर रही है, उनको गारंटी प्रोवाइड कर रही है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आप सभी को ये चीजें, ठीक है, ECLGS। तो अभी क्या हुआ, इसके अंदर में इसका एम्बिट और बढ़ा दिया है। पहले क्या था, 4.5 लाख करोड़ था, अब 50,000 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा इसके अंदर में क्या किया गया, फंड किया गया है। किसके लिए, हॉस्पिटैलिटी और उससे रिलेटेड सेक्टर्स के लिए। आप सभी जानते हैं कि कोविड और लॉकडाउन का इंपैक्ट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर ही बहुत ज्यादा पड़ा, तो उनको भी रिवाइव करना है। उसके लिए कहा गया कि भैया 50,000 करोड़ रुपए क्या है, इस सेक्टर में भी जाना चाहिए। और इसलिए इस स्कीम को प्लीज याद रखिएगा, 31
मार्च 2023 तक ये स्कीम बढ़ी रहेगी। और ये एक चीज याद रखिए, धीरे धीरे करके करके इसमें हर समय 50-50 हजार करोड़ रुपए बढ़ाए गए, जिससे क्या किया गया, अलग अलग एम्बिट को, अलग अलग चीजों को क्या किया जाए, कवर किया जाए, जिससे रिकवरी हो सके इन सेक्टर्स की। ठीक है, क्लियर है। अगला है डूरन कप, बस इसके बारे में याद रखिएगा। पहली बात तो आपसे पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, तो आप ये इमेज देख के पहचान गए होंगे किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। 1888 से हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहला डूरन कप का मैच पहली बार कहां पर हुआ, मणिपुर के अंदर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हर साल होता है, डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका नाम सर हेनरी मॉर्टिमर डूरन जी के नाम पे रखा गया, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उस समय पर ब्रिटिश इंडिया के, 1884-1894 तक। और फर्स्ट कंपटीशन कब हुआ था, 1888 में, 1888 के अंदर में हुआ, जिसके अंदर में डोमेस्टिक फुटबॉल क्लब्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंडियाज ओल्डेस्ट क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। क्लियर है, किसी को डाउट इसमें, प्लीज याद रखिएगा। और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट है, ये प्लीज याद रखिएगा। इंडिया का ओल्डेस्ट है और वर्ल्ड के अंदर में देखा जाए तो थर्ड ओल्डेस्ट है। ठीक है, क्लियर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पहले आर्म फोर्सेस ब्रिटिश इंडिया की इसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इसको ओपन कर दिया गया अदर क्लब के पार्टिसिपेशन के लिए। नेक्स्ट है विनबैक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम से समझ गए होंगे सभी के सभी। तो किसके किसके बीच में, वियतनाम और इंडिया के बीच में ये क्या है, विनबैक्स। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैप पर क्या करिए, लोकेट कर लीजिए। विनबैक्स को वियतनाम है, तो वियतनाम को हमें क्या करना चाहिए, लोकेट कर लेना चाहिए। वियतनाम ये रहा, तो वियतनाम को थोड़ा सा जूम करेंगे सभी के सभी। अब वियतनाम की किस कंट्री के साथ में बॉर्डर लगती है, आप यहां से देखिए, ऐसे जाइए, ऊपर चाइना के साथ लगती है, इधर क्या है, लाओस के साथ भी लगती है, कंबोडिया के साथ भी लगती है। और ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, ये मैं आपको मैप पर भी इसलिए दिखा रहा हूं कि आप साथ में चीजें क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो बस और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वियतनाम और इंडिया के बीच में क्या हुई है, विनबैक्स नाम की एक एक्सरसाइज हुई है, और ये आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है, क्लियर है। अगली जो है उद्र शक्ति, अब नाम याद रखिएगा, उद्र शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ हुई है, ये आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसके बीच में हुई है, आपके मलेशिया के अंदर में हुई है। मलेशियन रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है और इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया, इसको पार्टिसिपेट किया। प्लीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मलेशिया, उद्र शक्ति किसके साथ में, मलेशिया के साथ में, नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलें नेक्स्ट जो है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। अब आपको पता है कि फिशरीज सेक्टर के ऊपर में काफी ज्यादा फोकस, काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड नाम की एक चीज है, और ज्यादातर क्वेश्चन यहां से कैसे बनते हैं कि फिशरीज बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि कब बनाया गया, किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो ये आप यकीन मानिए कि आपको पता है कि भारत की बहुत बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो पानी के साथ, समुद्र के साथ लगती है, प्लस में यहां पर पानी यानी कि नदियों का एक बहुत बड़ा जाल है। तो यानी कि मछली पालन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है भारत के अंदर में, ये चीज किसी से छुपी हुई नहीं है। तो उसके अंदर में जो इनलैंड हो गया, या फिर मान के चलिए मरीन वाला हो गया, फिश कल्चर हो गया, कैप्चर हो गया, प्रोसेस करना हो गया, इंडस्ट्रीज को क्या में उनको कैसे मार्केटिंग करना, ये सारी चीजों से रिलेटेड क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर में किया गया। तो किसको ने डेवलप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने क्या किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया कब, 2006 के अंदर में। और हेडक्वार्टर कहां पर है, हैदराबाद के अंदर में। प्लीज याद रखिएगा, तस्वीर देखिए कितनी शानदार, बढ़िया। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फिशरी सेक्टर जो है हमारे यहाँ पे, फिश का जो सेक्टर है वो इंडिया के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर। तो उसके अंदर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर घर जल उत्सव अंडर जल जीवन मिशन। देखिए, हर घर नल से जल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू किया गया, जिसके अंदर में हमने ये एम किया, हमने कहा कि 2024 तक, प्लीज ये टारगेट याद रखिए, 2024 तक ऑल रूरल हाउसहोल्ड्स, क्या, ग्रामीण रूरल हाउसहोल्ड्स क्या करेंगे, वहां तक हम क्या करेंगे, हर घर में हम क्या करेंगे, नल से जल पहुंचाएंगे। क्या करेंगे, नल से जल पहुंचाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या हुआ है इस स्कीम के तहत में, देखिए आप समझिए इस चीज को कि वाटर कंजर्वेशन और जल को मतलब वाटर को जितना ज्यादा कंजर्व किया जाए, जितना ज्यादा एफिशिएंटली यूज किया जाए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिए, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके कई सारे फायदे हैं। पहला बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, क्योंकि अगर वाटर
टैप से नहीं आ रहा, नल से नहीं आ रहा, पाइप से नहीं आ रहा, तो ज्यादातर चांसेस ये भी देखने मिलते हैं कि वाटर कॉन्टेमिनेट हो सकता है, उसके अंदर में हैवी मेटल्स। और इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, याद करिए, नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के अंदर में बहुत ज्यादा हिस्सा ऐसा है जहां पर वाटर क्या है, कॉन्टेमिनेटेड है हैवी मेटल्स के द्वारा। अब अगर उसको आप पिएंगे तो हेल्थ के ऊपर में असर पड़ेगा, पहला तो इशू ये हो गया। दूसरा इशू ये है कि अगर पानी जो है पाइप से नहीं आता तो अननेसेसरी उसका क्या होता है, मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कोशिश ये की गई कि हर घर को हम क्या करेंगे, जल पहुंचाएंगे, किसके थ्रू, नल के थ्रू, हर घर जल नल के थ्रू। प्लीज याद रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 2024 तक ऑल रूरल हाउस होल्ड्स को हमें कवर करना है, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर में गोवा जो है पहला एक क्या बना है, मैं ये बता रहा हूं कि जो आपको वैसे बताया मैंने, और जो गोवा है अभी अगर स्टेट के अंदर में देखा जाए, क्या है, स्टेट के अंदर में देखा जाए तो पहला स्टेट ऐसा बना है जहां पर क्या है, हर घर के अंदर में हमने पाइप्ड वाटर क्या किया है, सप्लाई किया। प्लीज इस चीज को याद करिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोवा बिकेम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट। तो यूनियन टेरिटरीज में कौन है, जी हाँ, यूनियन टेरिटरी के अंदर में आपका दादर नागर हवेली और दमन दीव है। प्लीज याद रखिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि आप इनको सोच भी नहीं सकते कि कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जल जीवन मिशन क्या है, तो एक और चीज समझिए कि वाटर और वाटर स्कर्सिटी और इसके अंदर में विमेन का पार्टिसिपेशन, दरअसल कई सारी रिपोर्ट कहती हैं कि अगर वाटर कंजर्वेशन के अंदर में महिलाओं को मेन स्टेक होल्डर के रूप में, मेन प्लेयर के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब इस्तेमाल किया यानी कि उनका उसमें इंक्लूजन किया जाए, तो वहां पर यह चीज समझने में आती है, ये चीज देखने में आती है कि वाटर कंजर्वेशन एक अलग लेवल पर जा सकता है। यानी कि वुमेन के पास में एक ऐसी बुद्धिमत्ता है, ऐसी सक्षमता है, ये कहा जाता है कि वुमेन के पास में ऐसा मैनेजमेंट स्किल्स हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जो एफिशिएंसी है वाटर कंजर्वेशन की, उसको और ज्यादा कहीं मायने में क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। पहला तो पॉइंट ये याद रखिएगा। और वुमेन जो है वो मेन सफरर हैं ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर, आर एट द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट। घर में पानी नहीं है, अब वैसे इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर में जो सोसाइटी व्यवस्था ऐसी है, या फिर अगर मान के चलिए किसी भी प्रकार से आप देखें तो महिलाएं क्या हैं, इससे सबसे ज्यादा क्या हो प्रभावित होती हैं, वाटर से रिलेटेड, वाटर स्कैर्सिटी से रिलेटेड। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके अंदर वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या, एक और चीज समझिए, कैच द रेन कैंपेन हो गया, वाटर मिशन हो गया, कैसे कंजर्वेशन करना है, रेन हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हो गया, सारी चीजें, बहुत सारी स्कीम चल रही हैं। और इसके अंदर में क्या कर रहे हैं हम, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ग्राम सभा का, लोकल रेजिडेंट का, लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन का, सबका इस कैंपेन के अंदर में क्या हो रहा है, हो रहा है। पानी समिति बनाई जा रही है जिसके अंदर महिलाएं क्या करेंगी, जाएंगी, ट्रेन की जाएंगी कि वाटर टेस्टिंग के लिए, और मेंबर्स बनाया जाएगा। मिशन क्या है, वो आपका क्या है, मनरेगा की तरह ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो, उसके लिए इसको क्या किया जाएगा, उसके इक्विवेलेंट इसको रखा जाएगा, फिर इक्विवेलेंट को ना कहिए, मतलब उसकी तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि मनरेगा के अंदर में क्या किया गया है कि जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया गया है। तो कहा गया कि वाटर कंजर्वेशन के अंदर में भी रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करे, जल जीवन मिशन के अंदर में इस चीज को क्या किया जाए, इंश्योर किया जाए। तो 4 पिलर हैं, पीपल का पार्टिसिपेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल विल। ये चारों पार्ट जो एम्बिट हैं या फिर चारों जो पिलर हैं ये मिलेंगे तभी जाके क्या होगा, हमारा जल जीवन मिशन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज पिच ब्लैक, प्लीज याद रखिएगा, ये क्या है, एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। प्लीज याद रखिएगा ये क्या है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, और इंडिया की एयरफोर्स ने इसमें क्या किया है, भाग लिया है। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। इसको कौन होस्ट करता है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसको क्या करती है, ये क्या है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ठीक है। 2020 वाला एडिशन क्या होगा, हर 2 साल में एक बार होता है, हर 2 साल में क्या होता है, एक बार होता है। इट हेल्प बाई एनुअली, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो लास्ट एडिशन क्या हुआ था इसका, 2018 में होता, 2020 वाला कैंसिल हो गया था पैंडेमिक के कारण में, तो अब क्या हुआ है 2022 वाला। कहां पर, डार्विन, कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का फोकस क्या है, लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर, ठीक है, सारी की सारी चीजें, 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 2500 मिलिट्री पर्सनल इसके अंदर में काम करेंगे, भाग लेंगे, मल्टी डोमेन एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज रहेगी, सारी चीजें। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट, ठीक है, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट, उद्यमी से समझ जाइए क्या है, काम,
सारी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, ये यूथ को ट्रेन करने के लिए, किसके द्वारा, कि आप ये समझने की कोशिश करिए स्किल इंडिया मिशन के अंदर में कि कैसे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लाए जाए, किसके अंदर में, ट्राइबल यूथ के अंदर में। उसके लिए क्या किया गया, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। प्लीज याद रखिएगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यही इसकी फंडिंग भी कर रहे हैं, प्लीज याद रखिएगा। और इन्होंने कोलैबोरेट किया किसके साथ, युवा विकास सोसाइटी एंड सेवा भारती के साथ में, जहां पर ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट के अंदर में क्या करेंगे, जो ट्राइबल यूथ है उनको स्किल कैसे प्रोवाइड की जाए, उनके पास में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे प्रोवाइड की जाए, इसके ऊपर में मेन फोकस रहेगा। तो प्लीज याद रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टी स्किल इंडियाज यंग पॉपुलेशन एंड इंपैक्ट फंक्शनल स्किल्स फॉर एनेबलिंग लाइवलीहुड। ठीक है, क्लियर है, प्लीज याद रखिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलें। तो ये काफी सारी चीजें, मध्य प्रदेश ट्राइबल जो यूथ है आपका, फर्स्ट फेज कहां पर हुआ था, ट्राइबल यूथ ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर में होता। अब इसको क्या है, धीरे धीरे और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, भोपाल मध्य प्रदेश, और आपके क्या नाम है, मई के अंदर में कंप्लीट हो गया ये मध्य प्रदेश के अंदर में। ठीक है, ठीक है, सारी की सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर में क्या है, यूनिक मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है, काफी प्रकार की, सिर्फ ऐसा नहीं है एक ही प्रकार की स्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी, अलग अलग प्रकार की। इसके द्वारा फंड एनएसडीसी के द्वारा। और इसके अंदर में क्या है, टारगेट क्या है कि 450 ट्राइबल स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो पायलट प्रोजेक्ट था, फिर उसके बाद में आप क्या है, इस प्रोजेक्ट को कहां कहां पर, 6 स्टेट, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के अंदर में किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, काफी सारी इलेक्ट्रीशियन, सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन के अंदर में, प्लम्बिंग के अंदर में, टू व्हीलर रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर में, आईटी, ई गवर्नेंस, सारी चीजों के अंदर में क्या किया जाएगा, वो करा जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, स्किल प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलें, क्लियर है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, अब आप समझिए, यूथ, और यूथ को आप क्या प्रोवाइड करा रहे हो, स्किल। तो आप खुद सोचिए, एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पहला तो पॉइंट। अब अगर आप एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड चीजें प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये किसमें हेल्प करेगा, ये आपके किसमें हेल्प करेगा दोस्तों, वहां पर जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें भी हेल्प करेगा। जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो उसके अंदर में ट्राइबल पॉपुलेशन का, उसमें बहुत ज्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। जो फोर्स्ड माइग्रेशन होता है उसके अंदर में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि क्या होता है कि ये अपनी जगह पर काम ना मिलने पाने के कारण में दूसरी जगह पर क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो उसके अंदर में भी क्या आएगी, कमी आएगी दोस्तों। ठीक है, और इससे ये भी इंश्योर होगा कि कैसे कंजर्वेशन हो किसके, नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हैं, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट किस किस तरीके से क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। हाइड्रोजन बस जो किससे चलेगी, मतलब जो एक बस जो किससे चलेगी, हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन का समझिए इस चीज को कि वाटर, ठीक है, वाटर से क्या, हाइड्रोजन निकालना, उसको ब्रेक करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और हाइड्रोजन फ्यूल मतलब ये एक तरीका बताया कि ये है। ठीक है, वैसे क्या है, हाइड्रोजन के थ्रू इसको किया जाएगा। अब इसके साथ में इसका क्या होता है कि जब हाइड्रोजन को हम बर्न करते हैं या हाइड्रोजन का यूज करते हैं, कंबशन करते हैं, तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर होता है। तो आप सभी के सभी जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर में, स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर में, क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। किसकी तरफ में, क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो हम इस चीज देखते हैं कि जैसे जैसे हम हाइड्रोजन का यूज करना शुरू करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे यहां पर, क्योंकि एमिशन कुछ है ही, तो क्या होगा, क्लीन एनर्जी की तरफ जाते रहेंगे। लेकिन क्या होता है, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के अंदर में उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए कैसे कैसे नाइट्रोजन, कैसे कैसे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, इसके लिए आपको पता है मेरे दोस्तों, क्या है, किया जाए, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ये भी शुरू किया गया, पॉलिसी शुरू की गई नेशनल लेवल पर। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो अभी क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है, उसके तहत में इसको लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया गया है, यूनियन मिनिस्ट्री, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसको किया है। और ये इसको किसने बनाया, डेवलप किसने किया था, KPIT CSIR पुणे ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कैसे कम करना है, ऑलरेडी इतनी बार हम बात कर चुके हैं, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना, ये कम करना, तो ऑलरेडी आप सभी के सभी जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन पंचायत। देखिए, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल हम कर चुके हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, पॉवर्टी को खत्म करना, सफाई रहना, लाइवलीहुड को कैसे इंश्योर करना, क्लीन एनर्जी का कैसे यूज करना, वाटर सोर्स कैसे खत्म, क्या नाम है, उनको कैसे कंजर्व करना, कैसे वो क्लीन रहे, ये सारे के सारे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है।
तो नेशनल लेवल पर तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं, वहां पर आप अचीव करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे आप ये इंश्योर करें कि वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर, समझिए कहा जाता है कि या तो बड़ी यूनिट पर आप क्या करिए, उसको इंप्लीमेंट कर लीजिए, या फिर मान के चलिए अगर आप लोकल लेवल पर लोकल बॉडीज के अंदर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लग जाए और वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या है वो अपनाने लग जाए, तो ऑटोमेटिकली इंडिया भी क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या करेगा, अचीव कर लेगा। तो इस समय प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है कि क्या किया जाए, कि कैसे लोकल बॉडीज को ये इंश्योर किया जाए, उनके यहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, ये इंश्योर करने के लिए कि वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स अपने लोकल एरिया में, अपने वहां पर कैसे क्या कर सके, अपने रीजन में उनको इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, क्लियर है। तो ये सेल्फ सफिशिएंट बनाना, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जैसे पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड इन विलेजेस, हेल्दी विलेजेस, चाइल्ड फ्रेंडली विलेजेस, वाटर सफिशिएंट विलेजेस, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, ये सबके सब किससे रिलेटेड हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। तो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप क्या कर रहे हो, लोकलाइज कर रहे हो, लोकल लेवल पर लेकर जा रहे हो, और वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, वहां पर जो चीजें बनेंगी, जो फ्रेमवर्क होगा, वो क्या करेगा, अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेगा किसके अंदर में, इंडिया का जो अचीवमेंट है किसके अंदर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में। ठीक है, क्लियर है। सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने की बात की गई है, विलेज विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली सिक्योर्ड सोशली जस्ट विलेजेस, विलेज विद गुड गवर्नेंस, वुमेन फ्रेंडली विलेजेस, ये सारी की सारी चीजें क्या की है, कोशिश की जा रही हैं, और इसके तहत में इंश्योर किया जा रहा है कि विलेजेस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ठीक है, और वहां से अगर होगा तो धीरे धीरे वो ब्लॉक पर होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा, स्टेट में होगा, फिर उसके बाद में इंडिया, दैट इज भारत, उस पे पूरे के पूरे भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और अगर सेशन को एंजॉय किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, 18,999 आप PRT लाइव कोड यूज करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इंस्टाग्राम ट्विटर पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।